जैसा कि आप सब जानते हैं, आज युद्ध का 8वां दिन है और रशिया की सेना अब कीव के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। रशिया का दावा है कि उसका 65 किलोमीटर लंबा सैन्य काफिला सेंट्रल कीव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और इस काफिले की कुछ और नई तस्वीरें हमारे पास आज आई हैं। कीव में आज रशिया की सेना ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं और यूक्रेन का आरोप है कि आज रशिया ने कीव में 70 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया, जिनमें कई नागरिकों की मौत हो गई है। इसके अलावा कीव में आज मिसाइल अटैक्स भी किए गए, जिनमें सरकारी इमारतों और सेना के ठिकानों को निशाना खास तौर पर बनाया गया। Ебать, опять же! Ебать, опять же! पूर्वी यूक्रेन के मैरियोपोल में स्थित सिटी सेंटर में आज डरा देने वाली तस्वीर मिली। वहां रशिया की सेना एक विस्फोट में सिटी सेंटर को कुछ ही सेकंड में रशिया की सेना ने उड़ा दिया और इसके बाद पूरे इलाके को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। Боже милостивый, а! Боже милостивый, а! Боже милостивый, а! इस समय यूक्रेन का 70% हिस्सा युद्ध की आग में जल रहा है और रशिया की सेना का दावा है कि उसने दक्षिणी यूक्रेन में स्थित खैरसॉन इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। यानी ये इलाका अब पूरी तरह से रशिया के नियंत्रण में आ चुका है। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और मैरियोपोल और डोनबास प्रांत में भी रशिया की सेना काफी मजबूत स्थिति में आ गई है और दोनेत्स्क पूर्वी यूक्रेन का वही क्षेत्र है जिसे व्लादिमीर पुतिन ने अभी हाल ही में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। इसी तरह उत्तरी यूक्रेन में स्थित यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रशिया की सेना नियंत्रण की लड़ाई लड़ रही है और खार्किव में आज बड़े स्तर पर रशिया की सेना ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि रशिया की सेना ने सबसे ज्यादा सैनिक इसी इलाके में भेजे हैं और यूक्रेन के सैनिक भी बड़ी संख्या में वहां पर तैनात थे। यानी खार्किव यूक्रेन का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र इस समय बना हुआ है। Прям только что прилетело. Пизда. Прям только что прилетело. Пизда. Ебать. इसके अलावा बेलारूस से भी रशिया की सेना कीव की तरफ बढ़ रही है और कीव की घेराबंदी के लिए रशिया ने जबरदस्त तैयारी कर ली है। यूक्रेन का आरोप है कि रशिया के 20 से ज्यादा फाइटर जेट्स, लगभग 100 टैंक्स और 10,000 सैनिक कीव को घेर कर इस समय खड़े हुए हैं। Ебать, опять же!
Прям только что прилетело. Пизда. Боже милостивый, а. Були на базу на нашу, да? What the hell was that? I know. I don't know. It's almost like lightning. Because it's a big flash, and then nuclear. No, I'm joking. Ще один збитий танк на сторону Боброва, Лебединський район. Все остальное, вот он, сука, ваш. Блять, это пизда, нахуй, просто, блять. Хуесосы, как вы ебашите мирных жителей, сука. Гондоны вы ебаные, нахуй. पोलैंड में मैं जहां इस समय खड़ा हुआ हूं वहां पर और इस पूरे इलाके में, चाहे आप यूक्रेन के बॉर्डर की बात कर लीजिए या दूसरे इलाकों की बात कर लीजिए, मौसम भारत से बिल्कुल विपरीत है, भारत से बिल्कुल अलग है। और अगर आप मेरी बात करें तो जिस जगह पर मैं इस समय यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ इस समय का जो तापमान है वो होगा -6 से -10 के आसपास कहीं भी तापमान हो सकता है। मतलब जमा देने वाली सर्दी है। और इस समय यहाँ बाहर खड़े होकर आपसे बात करना भी काफ़ी मुश्किल हमारे लिए हो रहा है। तो ये एक नया अनुभव है जब इतने सर्द मौसम में रिपोर्टिंग भी करनी पड़ रही है। और उन लोगों का आप सोचिए जो इस सर्द मौसम में जो लाखों शरणार्थी हैं, जो यूक्रेन में अपने अपने घर छोड़कर इस समय भटक रहे हैं और वो नहीं जानते कि उनका भविष्य आने वाले दिनों में क्या है। मैं यहाँ पोलैंड में हूँ। पोलैंड में हमारी लोगों से बात हुई। हालांकि पोलैंड में युद्ध जैसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई माहौल यहाँ पर नहीं है जिससे कि किसी को डर लगे, लेकिन एक अजीब सी शांति है यहाँ पर, एक अजीब सी चुप्पी यहाँ पर लोगों के अंदर मैंने देखी है। लोगों में एक अजीब सी परेशानी है और लोग बेचैन हैं। वो अभी इस पूरे खतरे को भांप नहीं पा रहे हैं, इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक बेचैनी हम यहाँ चारों तरफ देख सकते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो यहाँ हम जब हैं तो जीवन हर रोज़ की तरह यहाँ चल ही रहा है। हर रोज़ की तरह लोग अपने काम पर जा रहे हैं, हर रोज़ की तरह सड़कों पर आपको यहाँ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और सब कुछ पहले जैसा ही है। लेकिन जो पहले जैसा नहीं है वो है इस वक्त की बेचैनी। और ये बेचैनी इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से लाखों शरणार्थी यूक्रेन से यहाँ पर आ रहे हैं और जिस तरीके से इस युद्ध का विस्तार हो रहा है, तो क्या यूक्रेन के युद्ध के जो छींटे हैं वो यहाँ तो नहीं आ जाएंगे? क्या वो आग यहाँ तक तो नहीं आ जाएगी? क्या उसकी लपटें यहाँ तक तो नहीं आ जाएंगी? और इसके बाद ये युद्ध कितने और देशों तक फैलेगा? क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि ये वो जगह है जिसका बॉर्डर रशिया से भी लगता है और इसका बॉर्डर यूक्रेन से भी लगता है। अमित प्रकाश भी इस समय यूक्रेन और पोलैंड के एक दूसरे बॉर्डर पर एक रेफ्यूजी कैंप के पास मौजूद हैं। अमित, ये आरोप लग रहे हैं कि यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ और ट्रेन में सफ़र करने के दौरान उनके साथ काफ़ी नस्लीय भेदभाव हुआ है। भारतीय छात्रों के साथ भी भेदभाव हुआ है, उन्हें भी काफ़ी परेशानी हुई। और ख़ुद यूक्रेन का एशिया और अफ्रीका के लोगों के लिए हेल्प नंबर जारी जो करना है वो अपने आप में कुछ इशारा करता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसके बारे में आपने जितने शरणार्थियों से बात की है, जो भी आपको अलग अलग लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, आप हमें क्या बता सकते हैं इस कैंप से?
देखिए, मैं एक बात यहाँ बिल्कुल साफ कर देता हूँ कि पिछले कुछ घंटों की रिपोर्टिंग में कई सारे भारतीय मूल के जो छात्र हैं, जो ग्रुप्स आ रहे हैं यूक्रेन की साइड से, उनकी तरफ से तमाम ऐसे आरोप लगे हैं जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी, जो इंटरव्यूज हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि कीव और खार्किव और इसके अलावा जो आसपास के जो शहर हैं वहाँ से जो छात्र या जो परिवार आ रहे हैं उनके साथ रेसिज्म के आरोप वो लगा रहे हैं कि उनके ऊपर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं, जिस तरह के भेदभाव का आरोप वो लगा रहे हैं, उनको ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास डॉलर्स नहीं है तो आपके पास जो भी कीमती सामान है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके पास ऑर्नामेंट्स हैं, आपके पास कुछ और कीमती सामान जो आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, जो ज्वेलरी है, वो आप दीजिए, तभी हम आपको ट्रेन में चढ़ने देंगे। साथ साथ उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप इस ओरिजिन से हैं, आपको बाद में जाना होगा। उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। यहां तक कि कई सारे स्टूडेंट्स मिले, कई सारी लड़कियां थी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनको धक्के मार के ट्रेन से बाहर निकालने की भी कोशिश कई बार की गई, उन्हें खींच के ट्रेन से बाहर निकाला गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनको जाना ही है, किसी भी कीमत पर जाना है। बहुत जोर जबरदस्ती के बाद उन्हें जाने की इजाजत मिली। और ये स्थिति सिर्फ एक शहर से निकलने वाले, ऐसा नहीं है कि कीव से निकलने वाला या फिर खार्किव से निकलने वाला जो परिवार है सिर्फ उनके साथ ये स्थितियां हैं। ये स्थितियां हर एक उस स्टूडेंट के साथ है जो अलग अलग बॉर्डर से, चाहे वो अलोंग द बॉर्डर्स, अगर आप ईस्ट यूक्रेन की बात करें, क्योंकि जहां से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो पूरा वेस्ट यूक्रेन का बॉर्डर है जो कि पोलैंड से टच करता है। वेस्ट यूक्रेन तक आने के लिए तकरीबन एक ऐसा स्टूडेंट मिला जो तकरीबन 151 किलोमीटर की दूरी उसने पैदल तय की है और उसकी हालत बहुत खराब है। अलग अलग जगहों से ट्रेन लेके आधे रास्ते तक आना, फिर वहां से टैक्सी लेके फिर कुछ दूर तक आना, फिर वहां से पैदल चल के इस वेस्टर्न बॉर्डर तक पहुंचना यूक्रेन के, ये उनके लिए लगातार टफ होता जा रहा है, क्योंकि रास्ते में उनके साथ तमाम इस तरह की बातचीत हो रही है, तमाम इस तरह की चीजें हो रही हैं जिसमें वो किस तरीके से अपने आप को बचते और बचाते यहाँ तक पहुंच रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमारा बीच में कई जगह पे दिमाग नहीं काम कर रहा था कि आखिरकार यहाँ से आगे अब कैसे जाना है, क्योंकि उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ उनके सामान की छीना झपटी भी कई जगहों पे हुई, उनसे कई लोगों से मोबाइल फ़ोन ले लिए गए, उनके आईपैड्स उनसे ले लिए गए। टैक्सी वाले जो यूक्रेन की साइड में, अगर आपके पास वो पैसे मांगते हैं, अगर पैसे नहीं है तो जैसे मैंने कहा कि उनसे उनके आईपैड्स और मोबाइल तक ले लिए जा रहे हैं कि आप ये दीजिए तभी हम आगे की डेस्टिनेशन तक आपको छोड़ेंगे। दूसरी बात, जहां बॉर्डर पे लाइन लगी है पोलैंड में दाखिल होने के लिए, वहां पर भी कई सारी ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई जहां पे इंडियन स्टूडेंट के साथ, इंडियन परिवारों के साथ मारपीट के मामले आए, उनके साथ अभद्रता का व्यवहार हुआ, उनके साथ बदतमीजियां भी हुई, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं। धक्का मुक्की का भी कई सारी धक्का मुक्की की घटनाएं भी उन्होंने रिपोर्ट की हैं। तो कुल मिला जुला के जो इंटरव्यूज हमने किए हैं उसमें ये पता चल रहा है कि जैसे खराब होती स्थिति के बीच में अभी ऐसा लग रहा है कि स्थितियां लगातार खराब हो रही हैं, और खासतौर पे जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके साथ एक भेदभाव वाला रवैया हर बीतते समय के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये घटनाएं और भी ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं पहले से। अमित, हमारे देश में एक ये बड़ी चर्चा चल रही है और इस पर राजनीति भी हो रही है कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पर जो फंसे हुए हैं, छात्र भी हैं और जो दूसरे भारतीय नागरिक हैं, उनका इवैक्यूएशन कैसे चल रहा है, उसकी पूरी प्रक्रिया हमारे जो दूतावास हैं, हमारे जो सरकार के लोग हैं वो कैसे चला रहे हैं। और आज क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, थोड़ा ये भी बताइए कि दुनिया के जो दूसरे लोग हैं, दूसरे देश, वो अपने नागरिकों को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं। तो आज हम अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहते हैं, जब हम खुद यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पर हैं, कि भारतीय लोगों का जो इवैक्यूएशन है वो कैसा चल रहा है, और दूसरे जो देश हैं दुनिया के, उनके नागरिकों को निकालने के लिए किस तरह का काम चल रहा है, और फिर आप दोनों की तुलना कर सकते हैं। देखिए, एक और ताज़ा अपडेट आपको दे दूं मैं। पोलैंड और यूक्रेन के इस बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, बोदेमिर्स जो बॉर्डर है, वहाँ पर ये जो तमाम गाड़ियां हैं ये उस पार जाके लोगों को लाने के लिए खड़ी हैं। ये रेस्क्यू के लिए गाड़ियां हैं और ये फ्री शटल लोगों को उपलब्ध कराया गया है। और साथ साथ आपको ये भी बता दें, इस वक्त मैं जो तस्वीर देख पा रहा हूँ, राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगी हुई एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, और ये भी हमारे देश की गाड़ियाँ यहाँ पर कई सारी खड़ी हैं, बिल्कुल बॉर्डर के अलॉन्ग
आप कह लीजिए कि बिल्कुल बॉर्डर से कुछ ही मीटर की दूरी पे ये गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं और ये इंतजार कर रही हैं उन भारतीयों का जो बॉर्डर को क्रॉस करके आने वाले हैं। हम लगातार यहाँ जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, जो इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, वो लगातार यहाँ उन लोगों से संपर्क में हैं जो बॉर्डर के उस पार हैं। और ऐसा यहाँ की मीडिया, यहाँ की जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो पोलैंड की लोकल मीडिया है, वो इस बात को रिपोर्ट कर रही है कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसपे भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की है जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। भारतीय मूल के लोग जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और भारत का ही एकमात्र दूतावास है, भारत की ही एकमात्र एम्बेसी है जिसके ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद हैं। भारत की एम्बेसी के ऑफिशियल्स के अलावा शायद किसी दूसरे देश के जो ऑफिशियल्स हैं वो फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बॉर्डर से कुछ दूरी पर हैं, लेकिन भारतीय एम्बेसी के ऑफिशियल्स इस बॉर्डर पे खास तौर पे मौजूद हैं अपने लोगों को रिसीव करने के लिए, उन्हें इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि भाई आप आएंगे और गाड़ी आपको सामने ही दिख जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप कुछ घंटों से लाइन में खड़े हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वहाँ अपने पासपोर्ट की स्टैंपिंग करा रहे हैं और वहाँ से अगर आप अभी इस वक्त निकल रहे हैं तो आपको ठीक बॉर्डर के सामने हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ एक वाहन दिखेगा, भारत का तिरंगा आपको सामने दिखेगा और वो हमारी पहचान होगी कि हम आपके इंतज़ार के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वक्त जो कहा जा रहा है, बीती रात तकरीबन ऐसा माना जा रहा था 1300 से 1400 भारतीयों को यहाँ अलग अलग बसेस से ट्रांसपोर्ट करके और आगे फिर पोलैंड के अलग अलग शहरों में ले जाया गया जहाँ उनको शेल्टर होम्स में रखा गया है और अभी भी इंतज़ार हो रहा है। कई भारतीय अभी भी यहाँ पर आने के लिए उस पार हैं जिनका इंतजार यहाँ ऑफिशियल्स जो इंडियन एम्बेसी के हैं वो कर रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए। और अब आपको हम लेकर चलते हैं हंगरी के बुडापेस्ट में, जहां शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। शिवांगी, आप हमें बुडापेस्ट से क्या अपडेट दे सकती हैं, क्योंकि वहां पर भी बड़ी संख्या में भारत के छात्र पहुंच रहे हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं ऑपरेशन गंगा भारत सरकार ने चलाया है, तो आपने वहाँ पर क्या देखा और हमारे जो भारत के छात्र हैं उनके लिए जो इंतज़ाम किए गए हैं वो उससे कितने संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं? जी देखिए, लगातार भारतीय छात्रों से हम यहाँ बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो यूक्रेन में थे उस वक्त क्या हालात थे और किस तरह से वो बॉर्डर पार कर हंगरी पहुँचे हैं। यहाँ भी इन तमाम स्टूडेंट्स से हमने बात की, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी ने, भारत सरकार ने उनकी समय रहते मदद की और जितनी हो सकती थी उतनी मदद की है। और साफ तौर पर यहाँ पर खुद यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं, उनसे भी हमने बातचीत की और उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से ये पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है, अगले 3 से 4 दिन में लगभग जितने भी छात्र वहां पर हैं उन सबको इवैक्यूएट करके वतन वापसी की जाएगी। और यही कारण है, देखिए यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि हमें उम्मीद नहीं थी जिस तरह के वहाँ पर हालात बन गए थे, लेकिन भारत सरकार जो है वो लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही थी और तमाम, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो या समय समय पर एडवाइजरी जारी करना हो, उसके ज़रिए स्टूडेंट्स तक सटीक और सही जानकारी पहुँच रही थी, जिसके बाद वो अलग अलग देशों के जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो स्लोवाकिया हो, रोमानिया हो, पोलैंड हो या फिर हंगरी जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पहुँच पाए हैं और समय रहते पहुँचे हैं। इसीलिए अब उनकी वतन वापसी हो रही है। इंडिगो, स्पाइस जेट, इसके अलावा अब देखिए भारतीय वायुसेना भी अब इस पूरे इवैक्यूएशन प्रोसेस में मदद कर रही है, लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर रही है और कुल मिलाकर छात्र पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। जितने भी छात्रों से हमने बात की और उनका ये कहना था कि अब जो उनके बचे हुए दोस्त हैं यूक्रेन में, उनको जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराया जाए, तभी ये छात्र भी राहत की सांस लेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.